एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे इज ऑब्जर्व्ड एज। मे का जो हमारा फर्स्ट ट्यूसडे होता है उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन ए वर्ल्ड अस्थमा डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ऑप्शन डी इंटरनेशनल वर्कर्स डे। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वर्ल्ड अस्थमा डे। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को वर्ल्ड अस्थमा डे होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो होता है वो ऑन 3 मई होता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इसे हम लेबर डे के भी नाम से जानते हैं। यह 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा, व्हाट इज द इनिशियल शॉक डोज फॉर एन अडल्ट पेशेंट यूजिंग एन एईडी। एईडी जब भी यूज करते हैं हम एडल्ट पेशेंट के अंदर, तो उसमें हमारा इनिशियल शॉक डोज होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 50 to 100 जूल, ऑप्शन बी 120 to 200 जूल, ऑप्शन सी 250 जूल, ऑप्शन डी 300 जूल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 120 से लेकर 200 जूल तक होता है। चलिए देखते हैं एईडी क्या चीज है। एईडी का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब भी हम एईडी यूज करते हैं तो उसके डिवाइस और सेटिंग पर डिपेंड करता है कि हम कितना शॉक डिलीवर करते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट शॉक डिलीवर किया जाता है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है 120 से लेकर 200 जूल के बीच में। अगर हमारा फर्स्ट शॉक जो है वो अनसक्सेसफुल रहता है तो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट भी लेते हैं, जिसके अंदर हम डिलीवर करते हैं या तो सेम लेवल पर या फिर उससे ज्यादा, जो कि 200 से लेकर 300 जूल के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर ए डॉग बाइट शुड इंक्लूड। डॉग बाइट के केस के अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए? ऑप्शन ए क्लीनिंग द वुंड in water, option B applying an antibiotic ointment and covering the wound, option C administering rabies vaccination immediately, option D administering a tetanus booster shot। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए क्लीनिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है क्लीनिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है हमारा, क्योंकि क्लीनिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर से क्या होता है, जो वुंड के अंदर बैक्टीरिया, डर्ट, सलाइवा को रिमूव किया जा सकता है, जिससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो सकता है। ऑप्शन बी के अंदर आया है हमारा, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स में बी अप्लाइड आफ्टर द वुंड इज क्लीन्ड। सबसे फर्स्ट हमें वुंड को क्लीन करना है, उसके बाद हमें एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट अप्लाई करना है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है, डॉग बाइट के केस के अंदर हम जो रेबीज वैक्सीनेशन है उसे एडमिनिस्टर तो करते हैं, लेकिन रेबीज वैक्सीनेशन हमारा इमीडिएट मैनेजमेंट नहीं होता है, यह पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का पार्ट है। ऑप्शन डी के अंदर आया है एडमिनिस्ट्रिंग ए टिटनेस बूस्टर शॉट। अगर बाइट वुंड डीप और कंटामिनेटेड है तो टिटनेस बूस्टर शॉट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यह भी हमारा इमीडिएट एक्शन नहीं है। सबसे फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है हम वुंड को क्लीन करें विद सोप एंड वाटर। सो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर चिकन पॉक्स। निम्न में से कौन सा चिकन पॉक्स डिजीज कंडीशन के अंदर रिकमेंडेड ट्रीटमेंट? ऑप्शन ए एंटीवायरल मेडिकेशन सच एज एसाइक्लोविर, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी पेनकिलर्स कंटेनिंग एस्पिरिन, ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एंटीवायरल मेडिकेशन सच एज एसाइक्लोविर। एंटीवायरल मेडिकेशन जैसे कि एसाइक्लोविर रिड्यूस करती है चिकन पॉक्स की सिवियरिटी और ड्यूरेशन को, स्पेशली अगर यह अर्ली कोर्स ऑफ इन्फेक्शन में दिया जाए तब। ऑप्शन बी के अंदर एंटीबायोटिक्स दिया गया है, क्योंकि हमारा ये जो डिजीज कंडीशन है एंटीवायरल है, तो एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स में इफेक्टिव नहीं होती है। उसके बाद आया है पेनकिलर्स कंटेनिंग एस्पिरिन। ऑप्शन सी के अंदर चिकन पॉक्स वाली कंडीशन के अंदर हम जो होता है चिल्ड्रंस के अंदर एस्पिरिन नहीं देते हैं, क्योंकि यह रेस सिंड्रोम का रिस्क रहता है, जो कि एक सीरियस कंडीशन हो जाती है। ऑप्शन डी में आया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर यह भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विथ इम्प्रॉपर मर्करी डिस्पोजल। इम्प्रॉपर मर्करी डिस्पोजल से कौन सा ऐसा प्राइमरी एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएट होता है? ऑप्शन ए एसिड रेन, ऑप्शन बी सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन लीडिंग टू हेल्थ हैजार्ड्स, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड कार्बन, ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर मर्करी का डिस्पोजल इम्प्रॉपर होता है तो उसकी वजह से सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन लीडिंग टू हेल्थ हैजार्ड्स का रिस्क रहता है।
अगर इम्प्रॉपर मरकरी डिस्पोजल हो रहा है तो उसकी वजह से एनवायरमेंट जो है वो कंटामिनेट होता है और पर्टिकुलरली सॉइल और वाटर का कंटामिनेशन देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमंस बॉडी के अंदर सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी मरकरी का डिस्पोजल हो तो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फास्ट शुड यू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग सीपीआर। ड्यूरिंग सीपीआर जो चेस्ट कंप्रेशन होते हैं वो कितना फास्ट देना चाहिए? ऑप्शन ए 60 to 80 पर मिनट, ऑप्शन बी 100 to 120 पर मिनट, ऑप्शन सी 120 to 140 पर मिनट, ऑप्शन डी 80 to 100 पर मिनट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 100 से लेकर 120 पर मिनट होता है। अगर हम रिकमेंडेड रेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो होता है 100 से लेकर 120 कंप्रेशन पर मिनट ड्यूरिंग सीपीआर दिया जाता है। अगर जो कंप्रेशन है हमारे वो लेस देन 100 पर मिनट होंगे तो इससे क्या होगा, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए यह लेस इफेक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स में हाइपोक्सिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर कंप्रेशन टू फास्ट होंगे यानी कि मोर देन 120 पर मिनट है तो इसकी वजह से हार्ट के पास कंप्रेशन के बीच में रिफिल होने के लिए जो इनफ टाइम है वो नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा कंप्रेशन होता है वो 100 से लेकर 120 पर मिनट के बीच में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकन पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चिकन पॉक्स जो होता है किससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन बी वेरिसेला वैक्सीन, ऑप्शन सी मीजल मम्स एंड रुबेला यानी कि MMR वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि फ्लू के अंदर प्रोटेक्ट करता है। उसके मीजल मम्स एंड रुबेला वैक्सीन जो कि मीजल्स मम्स और रुबेला वाली डिजीज कंडीशन में प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो से प्रिवेंट करता है। चिकन पॉक्स से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन दिया जाता है वो है वेरिसेला वैक्सीन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग सीपीआर। ड्यूरिंग सीपीआर जो चेस्ट कंप्रेशन दिए जाता है उसका जो है प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए टू पंप एयर इनटू द लंग्स, ऑप्शन बी टू सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स, ऑप्शन सी टू स्टिमुलेट द हार्ट, ऑप्शन डी टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द एयरवे। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू सर्कुलेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स। चेस्ट कंप्रेशन का मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन है टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन ड्यूरिंग सीपीआर। हार्ट स्टॉप कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना, जिसकी वजह से बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि स्पेशली ब्रेन को जो होता है ब्लड सर्कुलेट नहीं। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर एडिक्वेट ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स और 4 to 6 मिनट के अंदर डेथ भी हो सकती है। चेस्ट कंप्रेशन का प्राइमरी पर्पस चाहिए ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स को सर्कुलेट करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन दैट ए पर्सन इज इन कार्डियक अरेस्ट। निम्न में से कौन सा ऐसा साइन नहीं है जो कि यह इंडिकेट करता है एक पर्सन कार्डियक अरेस्ट में है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ पल्स, ऑप्शन बी अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी नॉर्मल ब्रीदिंग, ऑप्शन डी नो रिस्पॉन्स। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन सी नॉर्मल ब्रीदिंग जो है हमारा कार्डियक अरेस्ट ही है। अगर कोई पर्सन नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहा है तो उसका मतलब है कि उनका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है और थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नॉर्मली हो रहा है, जो कि एक कार्डियक अरेस्ट का साइन नहीं है। अगर हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के साइन की तो वहां हमें दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। वो होते हैं, एक तो होता है लॉस ऑफ पल्स और दूसरा है अनरिस्पॉन्सिवनेस। अगर हमें यह दोनों साइन देखने को मिल रहे हैं तो हमें वहां पर स्टार्ट करना होता है सीपीआर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय। HIV किसके द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है? ऑप्शन ए ईटिंग विथ ए पर्सन हैविंग HIV, ऑप्शन बी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ऑप्शन सी यूज ऑफ अनस्टेराइल सिरिंजेस, ऑप्शन डी ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए। HIV डिजीज कंडीशन जो होती है वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठकर खाना खाने से नहीं फैलती है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, HIV जो होता है इस रूट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। उसके बाद है ऑप्शन सी यूज ऑफ अनस्टेराइल सिरिंजेस। अनस्टेराइल सिरिंज के यूज से भी HIV ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमेशा स्टेराइल सिरिंज यूज करनी चाहिए और एक पेशेंट को यूज की हुई सिरिंज भी हमें दूसरे पेशेंट को उससे इंजेक्शन नहीं लगाना होता है। उसके बाद है ऑप्शन डी ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, अगर HIV इन्फेक्टेड ब्लड को अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया है तो फिर 100% चांसेस है कि उस पर्सन को भी HIV हो सकता है। तो HIV नहीं हो सकता है तो वो किससे नहीं हो सकता है?
वो है अगर हमने HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठकर खाना खाया तो उससे HIV नहीं फैलता है।